सीट बेल्ट बांध लें जनाब, ये शायद पाकिस्तान की हालिया तारीख की सबसे बड़ी खबर है। आला सती जराए के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जिसके मुताबिक साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब के महल नुमा घर के एक खुफिया कमरे से हजारों की तादाद में नंगी शर्मनाक यानी न्यूड वीडियोस और ऑडियोज बरामद कर ली गई हैं। इस कमरे से कई अरब रुपए मालियत की पाकिस्तानी करेंसी नोट्स, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरो, दीगर गैर मुल्की करेंसियां बरामद करने का दावा किया गया है और खुफिया कमरे से एक पुरस्कार डायरी भी मिली है जिसका पासवर्ड हासिल कर लिया गया है और इस डायरी के अंदर इंतहाई खौफनाक तफसीलात लिखी हुई हैं उन तमाम तर मामलात के मुतल्लिक जो कि जनरल फैज हमीद साहब ने 2017 से लेकर ऑनवर्ड उसके बाद और फिर आगे जाकर 2032 तक के जो उनके प्लान्स थे। इन सनसनीखेज मालूमात से मुतल्लिक हमारे पास तकरीबन एक 8 से 10 मिनट की ऑडियो और वीडियो भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी हमारी कोशिश है कि हम आपको सुनाएंगे। वीडियो शायद मामूल से थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन पहले हम आपके सामने जुबानी तफसीलात रखेंगे, उसके बाद इस ऑडियो और वीडियो की तरफ चलते हैं जिसके लिए दरखास्त है कि 8 से 10 मिनट तक बड़े सब्र के साथ आपने ये सुननी और देखनी है। ये जनाब सारी कहानी बाकायदा किसी एक जासूसी नावल की तरह की है और बताया यह जा रहा है कि जो चकवाल का गांव है लतीफाल, चकवाल का गांव लतीफाल, जहां से साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि उनका एक महल नुमा घर है और उस महल नुमा घर के अंदर एक बहुत बड़ा खुफिया कमरा है और जिसे आगे चलकर इस ऑडियो में एक गार से भी तशबीह दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि जब जनरल फैज हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त जनाब ये आई थी तफसीलात सामने, लेकिन मुनासिब वक्त के लिए इन्हें जो है वो रोका गया। आज इस किस्म की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं इस ऑडियो और वीडियो के जरिए जो हम आगे चलकर आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है आपके जहन में यकीनन किसी एक ऐसे खुफिया कमरे का तस्वर होगा। हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरह से बाकायदा तौर पर खुफिया कमरा, उसका खुफिया दरवाजा जिसके पासवर्ड और कोड्स होते हैं और जिसको जनाब इस तरह से घुमाकर जो है वो खोला जाता है। बताया जा रहा है कि जनाब उस कमरे को जब खोला गया और उस कमरे के अंदर जब दाखिल हुए तो छत से लेकर और फर्श तक जो है वहां पर अलमारियां थी, कबर्ड्स थी और फिर जब और वो जो तमाम तर अलमारियां थी उनके पासवर्ड्स थे, उनके कोड्स थे। लेकिन यहां पर एक और चीज भी बताई गई कि जनाब एक डायरी थी जिसके मुतल्लिक इस ऑडियो वीडियो के मुतल्लिक जो है उस डायरी के मुतल्लिक ये बताया जा रहा है इस ऑडियो वीडियो के अंदर के बज़ाहिर तो वो जनाब एक आम सी डायरी है, लेकिन खतरा यह था कि जनाब अगर उसका पासवर्ड लगाए बगैर उसे अगर खोला गया तो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकती है वो। जैसे फिर मिसाल दी जा रही है कि जनाब गैजेट्स जो होते हैं उनके पासवर्ड होते हैं और अगर जबरदस्ती उन्हें खोला जाए तो सब कुछ जनाब उसके अंदर से जाया हो जाता है। फिर जनाब ये दावा किया जा रहा है कि चाहे जनाब जोर जबरदस्ती, चाहे प्यार से, चाहे को डील करके, चाहे मना के जो है वो फैज हमीद साहब से ये पासवर्ड उसका लिया गया और फिर उस पासवर्ड की मदद से जो उसके अंदर पासवर्ड लिखे हुए थे उस डायरी के अंदर जो दीगर तफसीलात, उनसे फिर जब अलमारियां खोली गई तो बड़े बड़े बॉक्स उसके अंदर से बरामद हुए और उन बॉक्स के अंदर क्या है जनाब, उन बॉक्स के अंदर डॉलर्स हैं, उन बॉक्स के अंदर पाउंड्स हैं, उन बॉक्स के अंदर यूरोज हैं। अरबों रुपए का लफ्ज इस्तेमाल किया गया सेफली, तकरीबन जो कितनी मरता इस ऑडियो वीडियो में अरबों रुपए बताया गया तो मैंने अंदाजा जो लगाया तकरीबन को 5 अरब रुपए के आसपास की मालियत थी। तो जनाब अरबों रुपए के डॉलर्स, पाउंड, यूरोज, उसके बाद फिर जो प्रॉपर्टीज है उसके कागजात, पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी, बैरून मुल्क भी प्रॉपर्टी और उनके कागजात और उसके अंदर ज्वेलरी, उसके अंदर हीरे और हीरे भी ऐसे कि जनाब किसी चीज पर लगे नहीं बल्कि बाकायदा थैलियों के अंदर या अलहदा से, इनकी मालियत भी अरबों रुपए बताई गई। यानी ये तीनों चीजें अरबों रुपए और उसके बाद फिर इसके अंदर दस्तावेजात, इसके अंदर जनाब डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर ISI की खुफिया रिपोर्ट्स के कैसे लियाकत अली खान के कत्ल से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के कत्ल तक और दीगर जो बड़े बड़े वाकयात हुए उनके हवाले से जो ISI ने रिपोर्ट्स तैयार की वो जनाब किस तरह वो भी जनाब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अच्छा, फिर उन रिपोर्ट्स की कॉपीज के साथ साथ ये भी बताया गया कि बहुत सारे माजी के और मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी माजी में कर रही थी या मुस्तकबिल के हवाले से कुछ प्लान है वो भी तमाम तरह उसके अंदर मौजूद जो है वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, दोनों तरह के प्रोजेक्ट। फिर जनाब जो बड़ा इंकशाफ के उसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में उसके अंदर वीडियोज हैं, उसके अंदर तस्वीर है, न्यूड का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर यह कहा गया कि जनाब ये खजाने के मुतरादिफ है और इसके अंदर जनाब डायरी के अंदर 2032 तक का जो है वो प्लान था कि जनरल फैज हमीद साहब ने क्या करना है। अब यहां आप रुकें, मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाह रहा हूं, हो सका अगर कोई आसानी हुई तो मैं ये वीडियो भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपने जरा गौर से ये सारी ऑडियो सुननी है बड़े सब्र के साथ। इसके ऊपर फिर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आखिरी इस वीडियो के 5 मिनट में मैं आपको दिखाता हूं, आपको सुनाता हूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपने बड़े गौर से सुननी है, देखनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, गौर से सुनिए जरा जी।
कि जनरल फैज का जो लतीफवाल वाला घर था, लतीफवाल चकवाल में एक गांव है, सुनिए, और वहां उन्होंने एक अपना महल नुमा घर बनाया फैज ने। और उस महल नुमा घर में एक बहुत बड़ा कमरा था। उस कमरे में, उस एक कमरे में, जो उसे आप सेफ हाउस कह लें, वॉल्ट कह लें, फैंस का आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो डॉन्स होते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, वो उन्होंने एक कमरे बनाए होते हैं बहुत बड़े उसके अंदर, और ये भी वैसा ही कमरा था। इसके अंदर दाखिल होने का दरवाजा बहुत मजबूत था जो टूट नहीं सकता था, और उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ था। और जब वो कमरे के अंदर, पूरे कमरे में चारों तरफ जो दीवारें थी उनकी, उनमें छत से लेके फर्श तक अलमारियां बनी हुई थी, और उन अलमारियों के ऊपर जो लॉक थे वो भी पासवर्ड के साथ खुलते थे। और इस कमरे में जितनी अलमारियां थी उनके ऊपर जो लॉकर्स थे वो भी पासवर्ड से खुलते थे, और उन तमाम के पासवर्ड एक डायरी में लिखे हुए थे। अब ये जो डायरी है ना, ये बड़ी एक दिलचस्प और अजीबोगरीब कहानी है, जासूसी डाइजेस्ट जैसी। और इसमें ये डायरी वैसे तो हाथ से लिखने वाली डायरी थी, हाथ से जिसके ऊपर लिखा जाता है, आम जो डायरियां हम देखते हैं, लेकिन इस डायरी के ऊपर एक पासवर्ड था, हाथ से, लेकिन उसके ऊपर डायरी खुलती थी और बंद होती थी। जब हाथ से लिखी थी लेकिन पासवर्ड जो उससे खुलती और बंद होती थी। ये डायरी लोगों के हाथ लगी जिन्होंने फैज हमीद को गिरफ्तार किया था। तो गिरफ्तार आपको पता ना कब हुए थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये सारी अभी आ रही है सामने जी। उसमें प्रॉब्लम था, उसमें प्रॉब्लम ये था कि डर ये था कि अगर इस डायरी को खोलने की कोशिश की गई, गलत पासवर्ड लग गया, या इसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई, तो इसके अंदर जो कुछ है, जो डेटा है, जो कुछ लिखा हुआ है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऐसे होता है कि एक ये जो स्पाई वर्ल्ड है, इसमें बहुत सारे गैजेट्स अजीबोगरीब किस्म के। जैक रीचर एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, वो देखी होगी अगर, तो जैक रीचर एक सीआईए का एजेंट। बिल्कुल, ये पूरी जो कहानी है ये भी किसी नेटफ्लिक्स सीरीज से बिल्कुल नहीं लग रही वाकई। सीआईए के एजेंट को वो इंस्ट्रक्शंस आती थी एक गैजेट के जरिए, और जब वो इंस्ट्रक्शन उसको सुन लेता था तो वो गैजेट सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लेता था अपने आप को फौरन, विद इन सेकंड्स। तो डर ये था कि अगर इस डायरी को खोला गया तो खोलते ही कहीं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट ना कर ले, इसलिए ये जरूरी था कि इसके ऊपर वही पासवर्ड लगाया जाए और एक ही अटेम्प्ट में खोला जाए जो इसका पासवर्ड है। तो वो पासवर्ड फैज हमीद के बारे में था। अब फैज हमीद को उस पर कन्विंस करना, वो प्यार से कन्विंस किया गया या लालच से किया गया या किस तरीके से किया गया, इसकी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन खबर यह है कि फैज हमीद साहब कन्विंस हो गए और उन्होंने वो पासवर्ड खुद दिया, वो बताया। मतलब फैज हमीद साहब ने खुद पासवर्ड ये दिया, वो कन्विंस हो गए, वो पासवर्ड लगाया गया तो डायरी खुल गई। मतलब बजाय वो आम सी डायरी थी, हाथ से लिखी जाने वाली, लेकिन उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा हुआ था। चलें सुने खैर आप। जब वो डायरी खोली तो फिर खुल जा समसम था। फिर वो तमाम जो कबर्ड्स थी वो बारी बारी खोली गई। जब वो कबर्ड्स खोली गई तो उनके अंदर बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस थे, वो बॉक्सेस बारी बारी निकाले गए। तो आप हैरान होंगे सुन के। जी एक ऐड आ गया, तो चले मैं इसको जरा थोड़ा करता हूँ उसके पास पीछे। जी जी, तो जी, तो उन बॉक्सेस में कैश था, और वो कैश पाकिस्तान रुपीस में भी था, वो पाउंड स्टर्लिंग में भी था, वो डॉलर्स में भी था, वो यूरो में भी था, और कुछ और करेंसीज भी थी। और ये सब मिला के लाखों या करोड़ों रुपए नहीं निकले, अरबों रुपए कैश बरामद हुआ, अरबों रुपए कैश उस सेफ हाउस की उन कबर्ड से जो पासवर्ड ऑपरेटेड थी और जिनके पासवर्ड इस डायरी में लिखे थे। सिर्फ कैश नहीं निकला वहां से डॉक्यूमेंट्स निकली, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की, और उन प्रॉपर्टीज की मालियत भी अरबों रुपए में थी, जिसमें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर जो प्रॉपर्टी थी उसकी डिटेल्स भी थी। और फिर उसके अंदर से ज्वेलरी निकली बहुत सारी, और वो ज्वेलरी के साथ साथ उसमें से बहुत सारे हीरे जो ज्वेलरी में नहीं जड़े हुए थे, वैसे हीरे पाउचेस में, बॉक्सेस में बहुत सारे हीरे, उनकी मालियत अलग से अरबों रुपए थी। फिर उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकली, और डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज थी उन रिपोर्ट्स की, बहुत सारी रिपोर्ट्स की जो आईएसआई के आर्काइव्स में पड़ी हुई हैं, और जिस तक किसी को आज तक हवा नहीं लगने दी गई। उन रिपोर्ट्स में खान लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका जो कत्ल हुआ पिंडी के लियाकत बाग में, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनी थी वो उसकी कॉपी, बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ जो लियाकत बाग में, उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनी थी उसकी कॉपी, ज़ियाउल हक का जो त्यारा तबाह हुआ था उसकी जो रिपोर्ट थी उसकी कॉपी, और बहुत सारे कत्ल और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे वाकयात जो पाकिस्तान की तारीख में हो चुके हैं और जिसमें आईएसआई की खुफिया रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, उन सब की कॉपीज फैज साहब अपने साथ ले गए थे। बड़े शौकीन थे पढ़ने लिखने के और तारीखी वाकयात का हवाला रखने के। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ क्या गया, इसके साथ साथ उन बॉक्सेस में वो सॉफ्ट कॉपीज उन बहुत सारी चीजों की, रिपोर्ट्स की, और दूसरा डेटा पाकिस्तान के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चला रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर चला रहे हैं, उनकी डिटेल्स, उनके नंबर्स, उनके नाम, असल नाम के साथ वो भी वहां पे पड़े हुए थे, वो भी निकाला गया। और इसके साथ जो बहुत सारी वीडियोस
सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों हजार की तादाद में हजार वीडियोस हजार और पिक्चर्स, बहुत आम लोगों की पिक्चर्स और वीडियोस। मतलब ये इतना सारा कुछ उन्होंने, वो किसी एक आजकल चीजें सिम में आ जाती हैं, वो उसको क्या कहते हैं, वो छोटा सा वो जो यूएसबी में आ जाती हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो हार्ड शायद कॉपीज रखने का फैज हमीद साहब को शायद शौक था, क्योंकि वो स्पाई मास्टर थे डेफिनेटली, तो वो मेरा ख्याल है शायद रिकॉर्ड इस तरह रखना। खैर सुनिए। और उसमें बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस वो थी जो न्यूड थी। तो आप सोचे कितना डेटा फैज साहब अपने घर ले गए, ये उठा के। मतलब इतना सारा डेटा वो सारा घर ले गया, हालांकि वो एक मतलब पता नहीं वो एक इसमें यूएसपी में क्यों नहीं लेकर गए ये सारी चीजें, तो इतना बड़ा कमरा बनाने की, चले खैर नोट शोट रखने के लिए तो हो सकता है, लेकिन वीडियोस के मतलब लेकिन खैर सुने। और वहां उन्होंने ले जाके एक ट्रेजर ट्रोव बनाया हुआ था, एक ऐसी गार जिसके अंदर खजाना था, सचमुच का खजाना भी, और ये जो इंफॉर्मेशन उन्होंने सब पे रखी हुई थी उसका खजाना भी, वो बरामद हुआ। और ये इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और चीजें भी बता दूं कि इसमें जिसमें मैंने, अच्छा मैं बता यहाँ थोड़ा मुस्कुराए हैं फिर उसके बाद जी। उसमें बड़ी दिलचस्प, मैंने पूछा कि और क्या क्या लिखा था डायरी में, और मुझे ये पता चली है किसी ऐसे शख्स से डायरी में और क्या क्या, मतलब हाथ से लिखी हुई थी, लेकिन ऊपर बाहर पासवर्ड लगा हुआ था, और फिर लेकिन अंदर फिर कुछ चीजें जी, जो उन लोगों के करीब थे जिन्होंने ये सारा कुछ छापा मार के बरामद किया और फिर सबको एनालाइज किया। तो इसलिए जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो काफी ऑथेंटिक है। मैंने पूछा वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अफसार आलम साहब दुरुस्त कह रहे हैं, आपने यकीनन पहचान लिया होगा कि अफसार आलम साहब की ये आवाज़ है, और वो मतलब यानी कि लिखी हुई हाथ से थी वो डायरी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सेल्फ डिस्ट्रैक्ट हो सकती थी अगर पासवर्ड के बगैर खुली, मतलब शायद वो किसी ऐसी रोशनाई से लिखी गई थी, या कोई और ऐसा मामला होगा यकीनन जो हम जैसे कम फैम समझ नहीं पा रहे कि हाथ से लिखी हुई डायरी, एक उसके ऊपर पासवर्ड था, और गलत पासवर्ड लगाने से, जो कि गैजेट की तरह का पासवर्ड था, उसको हाथ की डायरी का से लिखी हुई चीज़ें कैसे गायब हो सकती थी, जिसके अंदर यकीनन कुछ फैज़ हमीद साहब ने खैर डायरी मार करके लिखा हुआ था। उन्होंने कहा उस डायरी में अपने हाथ से जनरल फैज ने ये भी लिखा हुआ था, फलां शख्स से मैंने इतने पैसे लिए और इतने बकाया अभी उसकी तरफ रहते हैं जिसका उसने वादा किया। तो मेरे मुंह से निकला, क्या फैज हमीद भारतीय था? तो पटवारी का भाई तो था ना, तो कुछ आते तो वहां से आती हैं। और यहाँ आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, आप यकीन समझ ही होंगे कि अफसार साहब और जनरल फैज हमीद साहब की एक ऑडियो भी आई थी सामने, याद है ना आपको, जब उनको कुछ चैनल के लाइसेंस का जिक्र कर रहे थे। खैर सुनिए। ट्रेजिक फ्लॉ है फैज हमीद का, जो मैं समझा, और जो उन लोगों से भी मैंने पूछा, मैंने कहा डायरी में क्यों लिखते थे? एक स्पाई मास्टर, पाकिस्तान का टॉप का स्पाई मास्टर, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनना चाहता था, क्या इतना गैर जिम्मेदार और डफर होगा कि वो एक डायरी रखता था जिसमें हाथ से ये सवाल खैर हमारे जहन में भी पैदा हुआ कि वो, लेकिन खैर अफसार साहब कह रहे हैं डायरी थी तो फिर थी सेंसिटिव चीजों की डिटेल रखता था। उन्होंने कहा कि बस बेवकूफ था और या साइकोपैथ था। लेकिन साइकोपैथ आपको याद है ना, ये लफ्ज इमरान खान साहब ने भी कभी किसी के लिए इस्तेमाल किया था जी। बहुत था और इसलिए वो लिखता था, नोट्स लेता था, और इसी नोट से वो फंस गया। ये है वो ट्रेजिक फ्लॉ जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज को जन्म देता है, जिसमें उसका जो हेरोइक कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक फ्लॉ होता है, जो उसकी खूबी होती है, जो उसकी खामी होती है। तो खूबी ये थी कि जिससे पैसे लेने होते थे याद रखते थे कैसे लिए कितने और रहते कितने। तो पैसे की हवस, ताकत की हवस, और उसका अंदराज करना फिर हाथ से, अपने हाथ से, ये उनके लिए ट्रेजेडी बन गया। और फिर अपने हाथ से उन्होंने अपने पूरे प्लान्स लिखे हुए थे और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। कुछ वाकयात गुजर चुके थे, कुछ वाकयात अभी होने थे, और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2025 में मैं ये करूंगा, 2026 में ये करूंगा, 2030 में ये करूंगा, और 2032 में ये करूंगा। 2032 तक का प्लान उसमें लिखा हुआ था। और वो कहते हैं ना कि मैन डिस्पोजेस गॉड, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ऐसे ही। तो या मैन डिस्पोजेस गॉड प्रपोजेस, नहीं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये है सही मुहावरा, और इस वो वही हुआ और वही इसकी आला मिसाल है। तो फैज साहब ने जो लिखा वो उनके खिलाफ गया, और ये सबूत इतने बड़े हैं, मैंने खुद लिख के अपने खिलाफ सारे सबूत वो लिखते रहे कि किसी एक वक्त ताकि वो आ जाएं, तो फिर जनाब ताकि मुश्किल ना होने किसी जगह तक पहुंचाने में, यानी फैज साहब ये खुद लिखते रहे। जबरदस्त, इतने ऑथेंटिक है कि फैज हमीद इन दोनों केसेस से नहीं बच पाएंगे। और 9 मई और फिर 7 दूसरा केस, वो पहले उन्होंने जिक्र किया कि वो जब इमरान खान साहब ने जो है वो लांग मार्च धरना लेके आ रहे थे, जब उन पर कतलाना हमला हुआ था 27-28 नवंबर को, जब आसिम मुनीर साहब की तैनाती से पहले, तो इन चीज़ों को जोड़ के ये बताया जा रहा है कि ये दो उनमें भी क्योंकि फैज साहब थे और 9 मई में भी। जी बिल्कुल, फैज हमीद के साथ इमरान खान भी नहीं बच पाएंगे। उनके फैज हमीद के अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर, जिसको फोरेंसिक रिपोर्ट साबित करेगी कि फैज हमीद ने लिखी है और अपनी मर्जी से लिखी है, और कितनी पुरानी है वो लिखाई, ये भी उसमें फोरेंसिक में आ जाएगा। और उसके बाद ये सबूत जब अदालत में पेश किए जाएंगे, उस समेत माल मसरूका जो है और वो जो सारी चीजें जो आईएसआई के आर्काइव्स में पड़ी हुई है, इन सबूतों की मौजूदगी में, यहाँ ऑडियो थोड़ी सी चेंज हुई है, एडिट वो सबूत अब आपने थोड़ा फील किया होगा, ये बाद में रिकॉर्ड हुआ पोर्शन लग रहा है, सुनिए गौर से जरा।
फैज हमीद और इमरान खान के बचने की कुंजी पीटीआई के तर्ज सियासत में है। ये लगता है ये ऐड हुई है बाद में, मैं एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि फिर वीडियो के एंड पे ना कि बच कैसे सकते हैं वो फैज हमीद और इमरान खान साहब, यानी ये सारी चीजें आ गई हैं लेकिन इनसे बच कैसे सकते हैं वो ये मशवरा भी दे रहे हैं, बता रहे हैं वो बता। ये है वो सबूत जनाबे वाला जो नहीं मिले दूसरे केसेस में, इसमें मिले हुए हैं। इसमें मीन फैज हमीद के दूसरे केसेस में नहीं मिले, यानी मतलब इमरान खान साहब के ऊपर और बाकी जो केसेस हैं या फैज हमीद साहब में वो नहीं मिले सबूत, लेकिन इसमें ये सबूत मिल गए केसेस में। तो अगर फैज हमीद और इमरान खान की जान बख्शी होगी तो उस सियासत के बदलने से होगी, और जिसमें सियासत छोड़ के उस निजाम के अंदर रहते हुए, सियासत छोड़ के इस हाइब्रिड निजाम, शुरू मैंने जिक्र किया कि हाइब्रिड निजाम है, तो एतराज़ हमारे तमाम सीनियर दोस्तों का ये था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत करती है, तो इस वक्त जो है वो हाइब्रिड निजाम की वो तारीफ नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि ये मान ले पीटीआई और इमरान खान इस निजाम को। जी उन रेड लाइंस के अंदर रहते हाँ, रेड हुए लाइन सियासत पीटीआई को करनी पड़ेगी। हाँ। फैसला पीटीआई और उसकी लीडरशिप ने करना है, ना कि उन यूट्यूबर्स ने और बाहर बैठे कुछ लीडर्स ने जिनका मैंने पहले जिक्र किया। अच्छा, यूट्यूबर्स का भी वो जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पे बाहर बैठे हुए भी, और जाहिर बात है अब ये जो वीडियो है इसके तो माशाल्लाह बड़े व्यूज़ आएंगे और बिल्कुल यकीनी तौर पर इनके जो है उसके बाद काफ़ी जो है वो सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गई है माशाल्लाह, उनके व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। तो खैर यूट्यूब में तो ये होता है, हम सबकी कोशिश होती है कि व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, आप तक मालूमात पहुँचे। अच्छा, एक डायरी बुशरा बीबी साहबा की आई थी सामने और उसका इंकशाफ जो है वो जावेद चौधरी साहब ने किया था, आपको याद होगा। उसके बाद फिर उस डायरी का पता नहीं चला उसके ऊपर क्या केस बने, याद है ना कि उसके अंदर भी यही था कि हाथ से लिखा हुआ था कि क्या क्या करना है आगे मुस्तकबिल के अंदर जाके और किस तरह से क्या क्या अपॉइंटमेंट और इमरान खान साहब को मशवरे, ये जावेद चौधरी साहब ने हमें बताया था। अच्छा, फिर आपको याद है 2032 का ये जो प्लान था ना, इसके मुतालिक सबसे पहले तलत हुसैन साहब ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर जिक्र किया था, और आजकल फैज हमीद साहब के मुतालिक जो पता नहीं बड़े बड़े इंकशाफात है ना वो हामिद मीर साहब भी कर रहे हैं। तो तलत हुसैन साहब, जावेद चौधरी साहब, हामिद मीर साहब और अफसार आलम साहब का बड़ा इंकशाफ, ये इन तमाम के साथ किसी ना किसी तरह से मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। ये चारों हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जावेद चौधरी साहब तो मेरे उस्ताद रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जिन्होंने वो बुशरा बीबी साहब की डायरी वाली बहुत बड़ी खबर ब्रेक की। तलत हुसैन साहब के साथ मैंने अपने जर्नलिज्म के बिल्कुल शुरू में काम किया है वाई के अंदर, और उन्होंने 2032 के प्लान का इंकशाफ किया पहली मरतबा ना कि जनाब ये जनरल फैज़ का जो है प्लान था। और हामिद मीर साहब आए दिन आपको बताया बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं कि ये भी फैज़ साहब कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। अच्छा, और फिर अफसार साहब ने ये एक बड़ा इंकशाफ कर दिया कि फैज़ हमीद साहब के घर से ये सब कुछ बरामद हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त हमारे किसी सहाफ़ी दोस्त ने इतने बड़े बड़े इंकशाफात नहीं किए, और ना ही जो है वो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ें आई सामने। और फिर बल्कि इस सवाल को भी रहने दें, सवाल ये है कि आज जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जो मुदाखलत है खुफिया एजेंसीज़ की, एस्टेब्लिशमेंट की, क्या उसके ऊपर हम 5-10 साल बाद इस किस्म की स्टोरीज़ जो है वो सुनेंगे। अच्छा, अब कुछ सवालात हैं क्योंकि मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है अफसार आलम साहब, और ये मैंने कहा ना कि मतलब तलत हुसैन साहब के साथ काम किया, जावेद चौधरी साहब मेरे टीचर रहे, हामिद मीर साहब के साथ भी मैंने जियो में काम किया, मेरे बास थे वो। अफसार आलम साहब के तो मैं बहुत करीब रहा, बड़े मेरे फेवरेट वो डायरेक्टर न्यूज़ थे और बड़ा इंकरेज किया करते थे उनकी सर्वाइव में। मैंने बड़ी अच्छी जो है वो फीचर स्टोरीज़ भी की उनके अप्रूवल के बाद, वो हमारे इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम। और हम उनकी मालूमात के ऊपर या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ एक बात के ऊपर हैरत हो रही है, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि अफसार साहब हमेशा माजी में सिविल सुप्रीमेसी और इस किस्म के जो है वो बात करते रहे, बड़ी अच्छी बात है, हम भी इसी बात के कायल हैं कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए और बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का अपना किरदार है आइन के अंदर वो होना चाहिए। लेकिन पहले भी क्या होता रहा फैज हमीद साहब के, और बाद में भी क्या होता रहा, वो किताबों में भी महफूज है और आज भी महफूज हो रहा है इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार के ऊपर। और मेरे पास कम से कम मेरी लाइब्रेरी में कुछ 10 से ज़्यादा किताबें पड़ी हुई हैं कि ये तो कुछ भी नहीं जो इनके शवाहद बताए जा रहे हैं। और अच्छा, खैर कुछ सवाल ये भी उठते हैं कि जब जो चला जाता है तो मियाँ साहब के हवाले से पता है आपको क्या इनके शफात हुए थे? जब मियाँ साहब की हुकूमत जो है वो गिराई गई थी तो कहा गया था, मेरे पास कैसी किताबें मौजूद हैं जिनके मतलब बाद में पता चला कि कुछ मखसूस अनासर ने ये लिखवाई थी। मियाँ साहब के मतलब कहा गया कि उन्होंने बदमाश आर्मी के इश्तहारात छुपवाए थे। फिर मियाँ साहब के मतलब ये कहा गया कि उन्होंने वाजपेयी को पाकिस्तान पर हमला करने की दावत दे दी थी और आईएसआई ने ये कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, और फिर ये टेप किसी जगह गुम गई और बड़ा मुश्किल हो जाएगी, और इसके लिए जऊदन भट्ट साहब का नाम आया जो डीजीआईएसआई उन्होंने लगाए थे। फिर ये कहा गया कि मियाँ साहब के पास इसराइल से हासिल करदा एक जासूसी का निजाम था जिससे वो आर्मी चीफ जस्टिस, जर्नैलों, जजों, साफियों और सियासतदानों के फोन टेप करवाया करते थे। अच्छा, ये बड़े इंकशाफात मेरे पास किताबें हैं, ये रंगीला वज़ीर आज़म अमजद हुसैन, नवाज शरीफ जीती बाजी हार गया हाफिज शफीकुर रहमान, और रायबंद साजिश राय असद खान खरल, और नवाज शरीफ लाहौर से लांडी जेल तक खालिद कश्मीरी। इन तमाम के मुतालिक मैं नहीं कहता, लोग ये दावे करते थे कि चारों जिनके नाम मैंने, अच्छा आज भी ये हमारे काबिल एहतराम 4 साफी दोस्त हैं जो ये बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं फैज हमीद साहब के हवाले से। उस वक्त भी ये इन चारों ने ये जो बड़े इंकशाफात किए तो लोगों ने बाद में कहा कि ये खुफिया एजेंसीज ने जो है वो ये किताबें लिखवाई हैं। ये मेरे पास हैं, वक्तन फक्तन में इनमें से चीज़ें आपके सामने रखता रहता हूँ, सवाल उठाता हूँ। जब इमरान खान साहब के हवाले से बात होती है ना तो मैं कहता हूँ कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब के मुतालिक तो ये कुछ होता रहा और लोग बताते रहे कि वो तो ये कुछ कर रहे थे, और फिर जंग ग्रुप भी ये चीज़ें छापता रहा और ये सारी। और फिर बल्कि सारे जाफर साहब ने तो ये भी बताया कि मियाँ साहब के पास उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक जो है उनकी बहुत सारी जिनसी अद्वियात भी बरामद हुई थी, फौज फिल्में भी बरामद हुई थी, एक सेक्स बेड भी बरामद हुआ था। ये सारी चीज़ें मियाँ साहब के मुतालिक सुनते रहे हैं, बड़े बड़े इंकशाफात। और
लेकिन सवालात मेरे कुछ और हैं, सिर्फ एक सवाल बल्कि ज्यादा नहीं है, बल्कि हैरत है एक बात के ऊपर कि अगर फैज हमीद साहब के जराइम इतने बड़े हैं, अगर इमरान खान साहब के जराइम इतने बड़े हैं, तो क्या सिर्फ इस एक शर्त पर कि पीटीआई अपना तर्ज सियासत बदल दे तो ये जराइम माफ कर दिए जाएंगे? ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात है ना। यानी दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब या पीटीआई, दूसरे अल्फाज में मतलब ये हो कि वो डील कर लें, और फिर इससे अगला मामला तो और भी खतरनाक है कि अगर इमरान खान साहब को और फैज हमीद साहब को सजाएं देने के बावजूद भी ये अगर हाइब्रिड निजाम चल नहीं पा रहा और अभी भी कहा जा रहा है कि नहीं जनाब आप ये काम कर लें, मान जाए, नहीं तो फिर ये सब कुछ होगा, सबूत मिल गए हैं, तो फिर तो इसके ऊपर हम क्या समझें कि अगर इस निज़ाम को ही नहीं जो चलाया जा रहा, मतलब ये निज़ाम ही नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें तो ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब कोई मसला नहीं है, पीटीआई कोई मसला नहीं है। तो फिर आखिरकार क्या बात है कि अब इस किस्म के इंकशाफात की भी जनाब जो है वो जरूरत पड़ गई है, और इस किस्म के इंकशाफात के बाद फिर आखिर में ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अगर वो पीटीआई तर्ज सियासत बदल दे तो फिर जनाब ये केसेस जो है वो माफ भी हो सकते हैं। चीज़ें तो खैर और भी हैं, थोड़ी वीडियो की ड्यूरेशन लंबी होगी, आगे चल के इसके ऊपर बात करेंगे। फीडबैक का आपका यकीनी तौर पर इंतजार रहेगा कि कैसे आप देखते हैं इतने बड़े इंकशाफात को, जो कि यकीनी तौर पर मेरी खबर नहीं है, वो जनाब सीनियर साफ़ी अफसार आलम साहब की खबर है, मैंने तो उसकी ऑडियो वीडियो आपके सामने रखी और कुछ